गूंगी चुड़ैल अमित और उसकी पत्नी सुष्मिता ने एक छोटे से गांव में नया घर लिया था। यह घर उनके लिए नया शुरुआत था, लेकिन गांव वाले उन्हें हमेशा एक अजीब सी नजर से देखते थे। एक दिन सुष्मिता ने महसूस किया कि गांव के लोग किसी बात को छुपा रहे हैं, लेकिन वह किसी से पूछ नहीं पाई। घर के अंदर अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को सोते वक्त सुष्मिता को अचानक ठंडी हवाएं महसूस होती, जैसे कोई कमरे में हो। कभी कभी वह महसूस करती कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसके बाद उसकी ख्वाबों में एक औरत आती जो बिना आवाज के डरावनी आंखों से उसे घूरती रहती थी। एक दिन सुष्मिता ने अपनी समस्या अमित से बताई। अमित ने इसे सामान्य समझा और कहा, यहां के लोग शायद सिर्फ डराते होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद अमित ने भी वही चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। रात के समय घर के किसी एक कोने से हमेशा एक भारी सन्नाटा सुनाई देता था, जैसे कोई खड़ा हो लेकिन दिखता नहीं। फिर एक रात सुष्मिता और अमित ने घर के पुराने कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे किसी ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया हो। दोनों डरते हुए कमरे की ओर बढ़े और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, वे उस गूंगी चुड़ैल को देख पाए। एक महिला जिसका चेहरा डरावना था और आंखों में एक अदृश्य गुस्सा था। वह महिला बिना आवाज के इशारों से कुछ बता रही थी। अमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह महिला कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपनी खौफनाक आंखों से उन्हें घूरती रही। तभी अमित को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया था कि कई साल पहले इस घर में एक महिला रहती थी जो गूंगी थी। वह एक चुड़ैल बन गई थी और उसने घर के लोगों को अपनी आंखों से डराकर मार डाला था। सुष्मिता और अमित को अब समझ में आ गया कि वे जिस महिला को देख रहे थे वह गूंगी चुड़ैल थी, जिसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। महिला ने अमित और सुष्मिता को एक खौफनाक रूप में देखा, जैसे वह उन्हें अपने जाल में फंसा चुकी हो। उस रात अमित और सुष्मिता ने तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने यह जानकर कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी जब तक उसे उसकी मौत का बदला नहीं मिल जाएगा। उसने एक तंत्र किया और वह गूंगी चुड़ैल आखिरी बार एक दर्दनाक चीख के साथ कमरे में गायब हो गई। कहा जाता है कि उस रात के बाद कोई भी इस घर में ठहरने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं रात के समय अब भी किसी औरत की गूंगी आवाज सुनाई देती है, जो अपने दिमाग में बसी हुई एक डरावनी सच्चाई को कभी नहीं भूल पाई। आत्मा का सिंदूर कृष्णा एक छोटे से गांव में अपनी नई शादीशुदा जिंदगी शुरू कर रही थी। उसकी शादी राजीव से हुई थी, जो एक अच्छे परिवार से था। शादी के बाद वे दोनों एक पुराने और बड़े घर में रहने आ गए थे। यह घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसके बारे में गांव वालों के बीच कुछ अजीब अफवाहें भी थीं। कहा जाता था कि इस घर में एक महिला की आत्मा बसी हुई है, जिसका नाम सविता था। सविता की शादी भी एक समय में यहां हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। कृष्णा और राजीव ने इन अफवाहों को महज एक कहानी मानकर अनदेखा किया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन घर में आते ही कृष्णा को अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगीं। रात के समय कभी उसके कमरे में ठंडी हवा का आना, तो कभी बिस्तर पर अचानक से कोई गहरी सांसें महसूस होती। कृष्णा डर जाती, लेकिन राजीव इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देता। फिर एक दिन कृष्णा ने एक पुराने संदूक में सविता का एक साड़ी और कुछ जेवरात पाए, जिनमें एक पुरानी सुंदर बिंदी और सिंदूर की डिब्बी थी। जैसे ही कृष्णा ने वह सिंदूर छुआ, उसे एक अजीब सी खौफनाक अनुभूति हुई। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया उभरी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। वह छाया सविता की थी और उसकी आंखों में गुस्से का इशारा था। कृष्णा ने डरते हुए वह सिंदूर वापस रख दिया, लेकिन उसके बाद से कुछ और ही घटनाएं घटने लगीं। एक रात कृष्णा के हाथों में अचानक सिंदूर से खून के धब्बे दिखाई दिए। जब उसने देखा तो वह सिंदूर का डिब्बा उसके पास पड़ा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छीन लिया हो।
कृष्णा का दिल डर से धड़कने लगा और वह राजीव के पास दौड़ गई। राजीव ने उसे शांत किया, लेकिन वह भी इस खौफनाक दृश्य से विचलित हो गया था। अगली सुबह कृष्णा ने खुद को एक पुरानी शीशे में देखा और उसकी आंखें हैरान रह गईं। उसकी आंखों के नीचे एक अजीब सा सिंदूर का निशान था, जैसे किसी ने उसकी आंखों में वह सिंदूर लगा दिया हो, लेकिन उसने खुद कभी ऐसा नहीं किया था। उसने राजीव से कहा, यह सिंदूर, यह सविता की आत्मा है। लेकिन राजीव ने इसे उसकी कल्पना समझा। धीरे धीरे कृष्णा की स्थिति और बिगड़ने लगी। वह अक्सर बड़बड़ाने लगी, जैसे कोई औरत उसके भीतर बोल रही हो। और एक रात कृष्णा के कमरे में वही धुंधली छाया फिर से आई, लेकिन इस बार उसने सिंदूर की डिब्बी उठाकर कृष्णा की आंखों में लगा दी। कृष्णा ने गहरे खून से सना सिंदूर देखा और उसी समय उसकी आंखों में वही गुस्सा और दर्द दिखने लगा जो सविता की आत्मा में था। अगली सुबह जब राजीव ने कृष्णा को देखा तो वह चौंक गया। कृष्णा की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। कृष्णा ने राजीव से कहा, अब मैं सविता बन चुकी हूं। उसके बाद राजीव ने देखा कि कृष्णा के शरीर से सविता की आत्मा पूरी तरह से जुड़ चुकी थी और वह हर रात उस सिंदूर के साथ राजीव से बदला लेने के लिए उभरने लगी। कहा जाता है कि आज भी उस घर में सविता की आत्मा बसी हुई है और जो भी महिला उस सिंदूर को छूती है वह आत्मा उस महिला के शरीर को अपना बना लेती है। घर के लोग अब कभी भी उस सिंदूर को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार उसे छूने से वह आत्मा अपनी पूरी ताकत के साथ वापस लौट आती है। तांत्रिक की आत्मा राजीव और राधिका एक छोटे से गांव में नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह घर थोड़ा पुराना था, लेकिन उन दोनों को इसकी खामोशी और शांति बहुत पसंद आई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को अक्सर घर में किसी के चलने की आवाजें आती, जैसे कोई भारी कदमों से चलता हो, लेकिन जब वे बाहर जाते तो वहां कोई नहीं होता। एक रात राधिका को अपने कमरे में एक पुराना किताबों का ढेर मिला, जिसमें एक किताब का नाम था तंत्र और आत्माओं की कैद। जब उसने किताब खोली तो उसमें एक तांत्रिक की कहानी थी, जिसने अपनी आत्मा को छोड़ने के लिए एक खौफनाक तंत्र किया था, लेकिन तंत्र पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। तांत्रिक की आत्मा अब उस गांव में बुरी तरह से बंधी हुई थी और वह किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता था। राधिका को यह सब पढ़कर घबराहट हुई, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर एक दिन राजीव ने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। उसने देखा कि घर के कुछ हिस्सों में अजीब सी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जैसे कोई सामने से गुजर रहा हो। एक दिन रात के समय जब वह बाथरूम से बाहर निकला, उसने देखा कि कोई अजनबी आदमी उसकी तरफ देख रहा था। वह आदमी एक तांत्रिक की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। राजीव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस अपनी आंखों से उसे घूरता रहा। फिर अचानक वह आदमी गायब हो गया, जैसे वह दीवार में समा गया हो। राजीव और राधिका ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि उस घर में एक तांत्रिक का वास था, जो अपनी आत्मा को छोड़ने के लिए तंत्र मंत्र करता था। लेकिन उसकी आत्मा तंत्र के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाई और वह अब उस घर में फंसी हुई थी। तांत्रिक की आत्मा अब घर के अंदर घुसी हुई थी और किसी को भी डराने और उनके मन में भय पैदा करने का काम करती थी। एक दिन राधिका ने निर्णय लिया कि वह इस आत्मा को शांति देगी। उसने गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है। इसे केवल उसी तंत्र से शांत किया जा सकता है जो उस तांत्रिक ने खुद किया था। तांत्रिक ने तंत्र पूरा किया और जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, घर के भीतर एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी।
वह तांत्रिक की आत्मा बुरी तरह चिल्लाई, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने पकड़ लिया हो। फिर अचानक वह आवाज खामोश हो गई। अगली सुबह राजीव और राधिका ने महसूस किया कि घर की हवा हल्की हो गई थी और कुछ अजीब सा दबाव जो उन्हें रात में महसूस होता था वह गायब हो गया था। कहा जाता है अब भी उस घर में रात को किसी तांत्रिक की छाया दिखाई देती है, लेकिन उसकी आत्मा अब शांत है और जो कोई भी उस घर में जाता है वह जानता है कि वहां की हवा कभी पूरी तरह से साफ नहीं हो सकती, क्योंकि तांत्रिक की आत्मा अब भी वहां बंधी हुई है। तंत्र का अंतिम शिकार शिवराज एक काबिल तांत्रिक था जो अपनी शक्तियों से सभी को हैरान करता था। गांव में उसकी तंत्र विद्या के बारे में कई कहानियां थीं। वो जो भी काम करता उसके लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता। किसी को प्यार में पागल करना हो, किसी की किस्मत बदलनी हो या किसी को बर्बाद करना हो, शिवराज हर मामले में निपुण था। पर एक चीज थी जो शिवराज ने कभी नहीं की, किसी की जान लेना। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि शिवराज की शुद्धता और उसका ज्ञान उसे बचा नहीं पाया। उस दिन एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम था राजन। राजन ने कहा कि उसे शिवराज की मदद चाहिए। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था और चाहता था कि शिवराज तंत्र से उसे एक और जिंदगी दे ताकि वो अपनी खोई हुई पत्नी को वापस पा सके। शिवराज ने इसे एक सामान्य तंत्र मंत्र की मांग समझा और राजन से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को तंत्र से जोड़ना होगा, लेकिन ये एक कठिन प्रक्रिया है राजन, तुम तैयार हो? राजन ने हां में सिर हिलाया। शिवराज ने तंत्र की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, अचानक अजीब सा माहौल बन गया। हवा की गूंज बढ़ने लगी, वातावरण में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। शिवराज ने देखा जैसे तंत्र का असर न सिर्फ राजन पर बल्कि उसके चारों ओर भी पड़ रहा था। अचानक राजन की आंखें लाल हो गईं और उसकी शक्ल बदलने लगी। वो अब कोई और ही था, एक भयंकर विकृत रूप में। राजन ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए कहा, तुमने मुझे कभी नहीं जाना शिवराज। मैं कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि उस आत्मा का अवतार हूं जिसे तुमने कभी तंत्र के नाम पर नियंत्रित किया था। अब मैं तुमसे बदला लूंगा। शिवराज चौंक पड़ा और तंत्र मंत्र का पूरा अर्थ समझने में देर न लगी। राजन असल में एक पुरानी और शक्तिशाली आत्मा का अवतार था जो हर तंत्र विद्या के शिकार बनकर खुद को पुनर्जन्म लेता था। उसकी पहली मौत एक तंत्र के दौरान हुई थी और अब उसने शिवराज को अपने अंतिम शिकार के रूप में चुना था। राजन ने शिवराज के सामने खड़ा होकर एक और तंत्र शुरू किया। शिवराज के शरीर पर असंख्य प्रतीक उभरने लगे और उसकी आत्मा छूटने लगी। उसकी आवाज गहरी हो गई और उसके होठों से आखिरी शब्द निकले, तुमने तंत्र को कभी नहीं समझा शिवराज, अब तुम मेरे साथ सदा के लिए बंध गए हो। अगली सुबह गांव में शिवराज का शव मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा सख्त और भयावह था, जैसे उसने आखिरी समय में किसी भयंकर चीज को देखा हो। गांव वाले समझ गए कि शिवराज तंत्र का अंतिम शिकार बन चुका था और अब राजन, जो अब तक सिर्फ एक आत्मा था, अपनी अगली शिकार की तलाश में था। कहा जाता है कि शिवराज की आत्मा अब भी उसी तंत्र के जाल में बंधी हुई है और वो कभी नहीं मुक्त हो पाएगा। मौत का सिंदूर अलका और विशाल की शादी एक सच्चे प्रेम कहानी जैसी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका रिश्ता हर किसी की नजरों में आदर्श था। लेकिन उनके इस खुशहाल जीवन में एक अजीब सी बात छिपी थी जिसे अलका ने कभी किसी को नहीं बताया। शादी के कुछ महीने बाद ही अलका को एक पुरानी महिला से मिलने का मौका मिला जो गांव में एक तंत्र मंत्र जानने वाली साधु के रूप में प्रसिद्ध थी। उस महिला ने अलका को चेतावनी दी, तुम जिस आदमी से शादी करने जा रहे हो उसकी किस्मत बहुत काली है। उसके जीवन में हर महिला का अंत मौत से होता है। तुम उसके साथ कोई भविष्य नहीं देख पाओगी।
अलका ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात जब अलका अपने कमरे में अकेली थी, अचानक उसके हाथ में एक अजीब सा सिंदूर गिरा। यह सिंदूर न तो किसी मंदिर का था, न ही किसी पारंपरिक दुकान का। इस सिंदूर का रंग गहरा लाल था और उसमें एक खौफनाक खुनासा था। अलका ने उस सिंदूर को फेंक दिया, लेकिन रात भर उसके सपने में वही महिला आई जो बार बार उसे चेतावनी देती थी। और फिर एक रात अचानक अलका ने महसूस किया कि उसके शरीर पर हल्के से जलने के निशान बन रहे थे। उसके बाद एक दिन विशाल घर लौटा और अलका ने उससे बात की कि उसे अजीब सा डर लगने लगा है। विशाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उस रात जब विशाल सो रहा था, अलका ने उसे अपने हाथों से सिंदूर लगाना शुरू किया। उसने महसूस किया जैसे कोई खौफनाक शक्ति उसे घेरने आ रही हो। और अचानक विशाल की आंखें खुली। वह कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ एक भयानक चीख मारी और फिर उसकी आंखों से खून बहने लगा। अलका चिल्लाई, नहीं, यह क्या हो रहा है? अगली सुबह विशाल का शव उसके बिस्तर पर पड़ा था और उसकी आंखों के आसपास वही गहरा सिंदूर फैला हुआ था जो अलका ने रात को लगाया था। सिंदूर का रंग अब और भी गहरा हो गया था, जैसे मौत का प्रतीक बन गया हो। गांव वालों ने इसे एक भूतिया किस्सा मानते हुए कहा कि जो भी इस सिंदूर को छूता है उसकी मौत नजदीक होती है। और वही सिंदूर अब भी अलका के हाथों में था, जो मौत का एक खौफनाक निशान बन चुका था। कहा जाता है अलका के बाद कोई भी इस सिंदूर को छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह सिंदूर सिर्फ एक बार किसी की मौत को तय करता है और फिर हर बार उसी सिंदूर से मौत का डर बढ़ता है। शापित फोटोशूट। साक्षी एक उभरती हुई मॉडल थी जो अपने करियर को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर से फोटोशूट का ऑफर मिला जो अपने काम के लिए बहुत मशहूर था। फोटोग्राफर का नाम था अद्वित और उसकी एक पहचान थी। वह हमेशा पुराने और रहस्यमय स्थानों पर शूट करता था। उसकी तस्वीरों में एक अजीब सी गहराई और खौफ था जो लोगों को आकर्षित करता था। साक्षी ने भी यह अवसर स्वीकार किया और शूट के लिए तैयार हो गई। अद्वित ने उसे बताया कि शूट एक पुराने और सुनसान महल में होगा जो कई सालों से किसी ने नहीं देखा था। महल के बारे में वह बस इतना जानती थी कि यह स्थान शापित माना जाता था, लेकिन साक्षी ने इसे महज एक अफवाह समझा और शूट के लिए चली गई। महल में पहुंचते ही साक्षी को वहां का माहौल अजीब लगा। हवा में कुछ भारीपन था, जैसे कोई अनदेखी ताकत हर जगह मौजूद हो। अद्वित ने उसे शूटिंग के लिए पोज देने को कहा और जैसे ही कैमरे की फ्लैश चमकी, साक्षी ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ बदल रहा है। वह समझ नहीं पाई, लेकिन उसे लगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। फोटोशूट के बाद जब अद्वित ने साक्षी को कुछ तस्वीरें दिखाईं, तो वह हैरान रह गई। तस्वीरों में उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था और उसके आसपास धुआं सा दिख रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में उसकी आंखें नहीं थीं, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया हो। अद्वित ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो डर है वही तस्वीरों को खास बनाता है। लेकिन साक्षी को अब कुछ गलत महसूस होने लगा था। वह जल्द ही महल से बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही वह घर वापस पहुंची, उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह रात को सोते हुए बार बार उन तस्वीरों को देखती और उसकी आंखों में वही डर साफ दिखता। धीरे धीरे साक्षी को यह महसूस होने लगा कि उन तस्वीरों ने उसे किसी बुरी शक्ति से जोड़ दिया था। हर रात उसे वही डरावने दृश्य दिखाई देते, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो, और फिर अचानक उसकी आंखें गायब हो जाती। एक दिन जब साक्षी ने अपनी तस्वीरों को फिर से देखा, तो उसने महसूस किया कि उन तस्वीरों में कुछ और भी था। एक धुंधली आकृति जो हमेशा उसकी पीठ के पास खड़ी थी, जैसे वह उसे हमेशा देख रहा हो। साक्षी ने फैसला किया कि वह उस महल और अद्वित से दूरी बनाएगी, लेकिन जैसे ही वह महल की ओर बढ़ी,
उसे एक और तस्वीर मिली और यह तस्वीर बिल्कुल अलग थी। इसमें उसका चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ था। आंखें खाली और चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। अद्वित की आत्मा अब उसकी तस्वीरों में कैद हो चुकी थी और वह शापित हो चुकी थी। अब साक्षी की जिंदगी बस एक डर और खौफ के बीच उलझ चुकी थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उस फोटोशूट ने उसे सिर्फ शापित नहीं किया, बल्कि एक अनदेखी शक्ति के जाल में फंसा दिया था। कहा जाता है कि जो भी उस महल में अद्वित के साथ फोटोशूट करता है, उसकी आत्मा किसी न किसी रूप में उस शापित तस्वीर में बंध जाती है और उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। लाल किताब की मौत। अजय एक महत्वाकांक्षी युवक था जो जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहता था। वह किसी भी तरीके से अपने सपनों को साकार करना चाहता था। एक दिन उसने अपने किसी पुराने दोस्त से सुना कि एक जादुई किताब, जिसे लाल किताब कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। यह किताब तंत्र मंत्र और ज्योतिष की शक्ति से भरी हुई थी, जो किसी के भी भविष्य को नियंत्रित कर सकती थी। अजय को इस किताब के बारे में जिज्ञासा हुई और उसने अपने दोस्त से किताब के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। एक दिन उसके दोस्त ने उसे उस किताब का पता दे दिया। किताब किसी पुराने मंदिर के तहखाने में छिपी हुई थी, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था। अजय ने तय किया कि वह उस किताब को हासिल करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। अजय ने पूरी तैयारी की और मंदिर के तहखाने में जाकर किताब को ढूंढ निकाला। किताब लाल रंग की थी और उसकी आवरण पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे। अजय ने किताब खोली और उसकी पहली ही पंक्तियां पढ़ी। जो इसे उपयोग करेगा वह अपनी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन इसे पढ़ते समय ध्यान रखना, यह किताब कभी भी उसके साथ नहीं खेलने देगी। अजय ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और किताब के मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगा। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किताब का असर केवल उसके ऊपर नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ने लगा। पहले तो वह खुश हुआ कि अब उसे हर चीज में सफलता मिल रही है। उसे वह सब कुछ मिल रहा था जो उसने कभी चाहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, अजय को एक अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी रातें डरावनी होने लगी। उसे सपने में एक कटी फटी आकृति दिखती जो उसे लगातार डरा रही थी। वह आकृति उसे कहती, तुमने लाल किताब के साथ खेला, अब खेल खत्म नहीं होगा। अजय की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उसे लगा कि उसकी किस्मत उसे छोड़ने वाली है। जिस किसी को भी वह किताब दिखाता, वह बुरी तरह से बीमार हो जाता या उसकी जिंदगी में कोई न कोई घटना घट जाती। अजय ने महसूस किया कि जिस किताब ने उसे इतनी शक्ति दी थी, वही अब उसकी मौत का कारण बनने जा रही थी। एक रात जब अजय किताब को अपनी आंखों के सामने खोलने बैठा, तो अचानक किताब की पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। फिर किताब के अंदर से एक कटा फटा चेहरा बाहर निकला और वह धीरे धीरे बोलने लगा, तुमने मुझे वापस जगाया, अब मैं तुम्हारी आत्मा से खेलूंगा। अजय की चीखें आसपास के घरों में गूंजने लगीं। अगली सुबह जब उसकी मां कमरे में गई, तो वह देखकर दंग रह गई। अजय की लाश खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर डर और पीड़ा के निशान थे। उसके हाथ में वही लाल किताब थी जो अब एक काले और बेजान पुस्तक में बदल चुकी थी। कहा जाता है कि लाल किताब की शक्ति अत्यधिक खतरनाक होती है और जो भी उसे अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल करता है, वह कभी भी बच नहीं पाता। लाल किताब ने जो दिया वही छीन भी लिया, और जो उसे अपने साथ लेकर खेलता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।